अच्छा जी, वेलकम बैक बच्चों। एक और क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। ट्रकर्स मॉडल का एक सवाल है एथिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर, और थोड़ा सा एक केस स्टडी है। आए ज़रा देखेंगे पेपर के अंदर जब ये स्टोरी हमारे सामने आएगी, या पेपर में कोई भी सवाल अगर थ्योरी का आपके सामने आएगा तो उसको आपने किस तरह से जो है वो डिकोड करना है। और नॉर्मली बच्चे बड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि थ्योरी के सवाल में सर हमें डाटा कहाँ से बाहर निकालना है। तो देखें, याद रखें, आई कैप के हर पेपर के अंदर, हर सवाल के अंदर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप अपने काम की चीज़ें उसमें से बाहर निकाल दें। आपको 50% काम ये करना होगा इसके अंदर कि आपको ये मालूम होना चाहिए। ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट आप जब तैयारी करके जा रहे हैं तो आपने इस मॉडल को जो है वो डिस्कस किया होगा कि यू शुड नो कि भाई ट्रकर भाई ने किसी भी प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन के लिए आपको जो है ना वो एक 5 सवालात दिए थे, और ये बोला था कि इन 5 सवालात को अपने सामने प्रेजेंट करो और ये देखो कि उनके आंसर्स की बेस पर आपको एक गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगी कि वेदर वी आर मेकिंग अ साउंड एथिकल डिसीजन और नॉट विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज कल्चर एंड पॉलिसीज। सर आए जरा क्वेश्चन को देखें, सवाल के अंदर किस तरह से बात कर रहा है, क्या क्या बातें हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। जनाब क्वेश्चन में हमें बोल रहा है अर्बन होटल्स इज अ लीडिंग नेम इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। ठीक है भाई, ये हॉस्पिटैलिटी जो है वो बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे सामने है। कह रहे कंपनी रिसेंटली डेवलप एग्जीक्यूटिव सूट्स एडवर्टाइज एट 36,000 रुपये पर नाइट। सही है भाई, वो जो इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव सूट अपने पास बड़े जो है रूम अपने पास जो है वो एक बिल्डअप किए हुए हैं, और अपनी एक एक्सक्लूसिव कस्टमर बेस को जो है वो पिच करने के लिए इन्होंने एक्सक्लूसिव रेट के ऊपर 36,000 पर नाइट के ऊपर जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट किया। आगे बोल रहा है जनाब, अनफॉर्चुनेटली even after adequate marketing and high levels of comfort the new rooms are rarely booked। सर रियल लाइफ ट्रेजेडी हो गई है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उतनी बुकिंग हमारे पास नहीं आई जितनी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी। द मैनेजमेंट इज नाउ कंसर्न दैट द स्टैंडर्ड रूम्स आर मोर प्रॉफिटेबल एंड द न्यू सूट्स आर टेकिंग अप स्पेस एंड बिकमिंग अ लाइबिलिटी। मैनेजमेंट अब ये सोच रही है कि यार हमने इतनी मेहनत करी, बड़े रूम्स बनाए, उसमें सार इंटीरियर जो है वो इंटीरियर हमने उसका चेंज किया, सोफ़ा सेट नया लगाया, इतनी इन्वेस्टमेंट की, और इस चक्कर में की थी कि जनाब हम हाई एंड जो आपके हैं कस्टमर उनको अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हुआ उसके चक्कर में ये कि वो अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, उतनी बुकिंग तो नहीं आ रही, लेकिन वो स्पेस जो है वो हमारी वेस्ट जा रही है। उससे तो बेहतर ये था, अब मैनेजमेंट के दिमाग में ये सोच आ रही है, उससे बेहतर तो ये था कि इस एग्जीक्यूटिव सूट में जो इतनी बड़ी स्पेस घेर रहा है, नॉर्मली होता ही है कि एग्जीक्यूटिव सूट्स जो होते हैं उनकी जो स्पेस होती है वो स्टैंडर्ड रूम के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो मैनेजमेंट ये बोल रही है यार इससे बेहतर ये था कि हम स्टैंडर्ड रूम ही अपने पास रखते, स्टैंडर्ड रूम भी हमारे पास हो गए हैं कम, उसका डिमांड भी हमारे पास है, तो क्या क्या किया जाए। आगे बोल रहा है जनाब, देयरफॉर द सीईओ बीइंग ऑथराइज्ड टू डू सो। इसका मतलब कि ये सीईओ के डोमेन में, सीईओ की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है ऑथराइज्ड टू डू सो, डिसाइड्स टू ऑफर दीज सूट्स एट अ रिड्यूस रेट ऑफ 18,000 पर नाइट। उसने कहा चलो यार मसला नहीं है, एग्जीक्यूटिव तो नहीं आ रहे, एक काम ये करते हैं कि इन रूम्स को ना सस्ते रेट में ऑफर करना स्टार्ट जो है वो कर देते हैं, ताकि जिन लोगों ने स्टैंडर्ड रूम बुक करना हो वो कम पैसों के अंदर आपको एग्जीक्यूटिव रूम मिल रहा है तो इसी को बुक करवा लेंगे। बेहतर है, खाली पड़ा हुआ अंडे बच्चे दे रहा है रूम, उससे तो बेहतर है कि कम से कम हमारा रूम बुक हो जाए, कुछ ना कुछ इनकम हमारी जनरेट होना स्टार्ट हो। कह रहा है हिज डिसीजन इज कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न्ड स्टाफ फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सीईओ भाई ने अपनी मैनेजमेंट टीम को बुलाया और उनको बोल दिया कि चलो भाई आज के बाद हम ये प्लान करने जा रहे हैं, अभी आपने रूम जो है वो रिड्यूस रेट के ऊपर देना है। हाउएवर this completing the extra booking resulting from the reduced rate, the data entry staff erroneously entered the cost at 28,000। गलती हो गई, गलती भी ऐसी जिससे फ़ायदा होटल को हो रहा है, और गलती ये हो गई कि उसने 18,000 रुपये बुक करने के बजाय 28,000 बुक कर दिए। वैसे तो रूम अभी भी अपने स्टैंडर्ड रेट से बहुत जो है वो सस्ता है, लेकिन सीईओ साहब ने जो 18,000 रुपये बोले थे उसके मुकाबले 10,000 आप अभी भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। कह रहे विच रिमेन्ड अननोटिस फॉर 3 days। अच्छा, किसी की आंखों में नहीं आया, मतलब मैनेजमेंट जो है वो नशा करके सो रही थी और उनको सीईओ साहब ने बोला भी कि 18,000 के रेट में देने हैं, डाटा एंट्री वाले ने 28,000 की एंट्री मार दी, मैनेजमेंट टीम भी होश में नहीं है, पता ही नहीं चला। 3 दिन बाद किसी ने आगे बोला भाई अल्लाह के बंदे वो 18,000 के रूम की बुकिंग थी, आपने 28,000 में जो है वो कर दिया। आगे बोल रहा है जनाब, ड्यूरिंग दिस 3 days 118 नाइट्स वर बुक्ड। सही है भाई, ये 3 दिन जब लोग नहीं मैनेजमेंट टीम नशा करके सो रही थी तब तक 118 बुकिंग हो गई। अब ये 118 बुकिंग्स वो हैं जो 18,000 के रेट पे होनी चाहिए थी, लेकिन डाटा एंट्री वाले ने 28,000 के रेट पे बुक कर दी। इसका मतलब कंपनी 10,000 रुपये होटल वाले ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, जो बात सीईओ ने बोली उसके मुकाबले, और 118 बुकिंग भी हो गई। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास पूरी एक अमाउंट आ जाएगी कि सर तकरीबन हमारी कंपनी ने कोई 11 लाख के आसपास, 11-12 लाख के आसपास ऊपर की बुकिंग कर ली। फाइनली दिस मैटर वॉज प्रेजेंटेड टू द सीईओ, जिसने ये फैसले किए। ये 4 फैसले आपके सामने,
और आपने चारों फैसलों के बारे में बारी बारी बात करनी है। कह रहे जनाब सीईओ साहब ने ये बोला, प्रमोशनल स्टैंड्स विल बी प्लेस्ड एट द बुकिंग काउंटर शोइंग ओरिजिनल रिड्यूस प्राइस एट 18,000 विदाउट मेंशनिंग एन इफेक्टिव डेट। जब सीईओ के सामने ये मसाइल लेकर आए गए ना, तो सीईओ साहब ने बोला यार चलो एक सबसे पहले काम तो ये करो कि जो 18,000 का रिड्यूस रेट हम ऑफर कर रहे हैं ना, इसका एक बैनर बनाओ और बुकिंग काउंटर के सामने रख दो ताकि हर बंदा देख ले। लेकिन एक काम ये करना कि उसके अंदर डेट मेंशन नहीं करना, क्योंकि पिछले 3 दिन से बुकिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर फिर आपसे पूछेगा कि यार हम किस चक्कर का 28,000 रुपये पे कर रहे हैं। तो कम से कम ये हो जाएगा कि यार हम बोल देंगे कि इसके अंदर डेट मेंशन नहीं है, डेट हम वर्बली जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। बी में सीईओ साहब ने ये फैसला किया, इन ऑर्डर टू अवॉइड पॉसिबल नेगेटिव रिएक्शन फ्रॉम गेस्ट। जाहिर सी बात है ये वो गेस्ट हैं जो ऑलरेडी बुकिंग करवा चुके हैं बड़े रेट के ऊपर, हालांकि डिस्काउंटेड रेट था, और बाय द वे अब तो डिस्काउंटेड रेट एडवर्टाइज भी हो रहा है। हु हैड बुक ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days एंड वर येट टू चेक आउट। ये वो लोग हैं जो अभी भी होटल के अंदर हैं, और जाहिर सी बात है जब 3 दिन के अंदर बुकिंग हुई है, अब आपने काउंटर के ऊपर जब बैनर प्लेस करना है, तो जब वो अपने रूम से चेकआउट करके बाहर आएंगे और वापसी अपना बिल पे करने जाएंगे, तो वो तो ये बैनर देख के शोर करेंगे, बोलेंगे यार ये क्या मजाक आपने हमारे साथ किया है, हमारे अंदर ऐसा क्या मसला है कि आपने हमसे 28,000 रुपये चार्ज कर लिए। द एरर वुड बी करेक्टेड विद रेट्रोस्पेक्ट अफेक्ट इन देयर बिल्स। तो सीईओ साहब ने एक अच्छा होशियारी ये मारी, उन्होंने कहा भाई जब जो गेस्ट अभी तक चेकआउट नहीं हुए हैं, जब वो काउंटर के ऊपर पहुंचेंगे और काउंटर के ऊपर पहुंचने के बाद जब वो ये बात बोलेंगे कि यार ये आपने क्या किया है, तो आप उनको बोलिएगा कि जनाब कोई मसला नहीं है सर, आपको हम 18,000 के रेट के ऊपर अप्लाई करेंगे, जिस दिन से आप स्टे कर रहे थे तो आपको उसका डिस्काउंट मिल जाएगा, ताकि कोई बंदा शोर ना कर सके और उसको इसका बेनिफिट मिल जाए। दिस वॉज अप्लाइड to 48 out of the 118 room nights booked during the first 3 days। कह रहे जनाब कि टोटल 118 में से ऑलमोस्ट 48, तकरीबन 45-48% के करीब कस्टमर ऐसे हैं जिनको हम अपना रेट जो है वो रिड्यूस कर देंगे। अच्छा, बाकी इसका मतलब 28,000 का पे कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं एनी गेस्ट हु हैड बुक्ड एंड लेफ्ट वुड नॉट बी रिफंडेड फॉर द एक्सेस चार्जेस। इन 3 दिनों के अंदर जो बेचारा आया, बुकिंग कराई होटल के अंदर, बोला भाई मुझे एक रात स्टे करना है, सही है किसी काम से आया था शहर में, और वो बुकिंग करा के बाहर निकल गया, उसने तो बैनर ही नहीं देखा, उसको तो नहीं पता, तो उसको फ़ोन करके बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने आपसे गलती से 10,000 रुपये ज़्यादा चार्ज कर लिए, जाने दो उसको। दिस वॉज एप्लीकेबल टू 70 आउट ऑफ द 118 नाइट्स बुक ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days। 70 कस्टमर ऐसा है जो इन 3 दिनों में होटल में आया, चेक इन करा, 1 या 2 दिन के अंदर, इन 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो होटल छोड़ के बाहर निकल गया। बोल रहा है जनाब एनी रिप्लाईज, ये भी सीईओ साहब का आखिरी फैसला, एनी रिप्लाईज बाय होटल स्टाफ टू रिक्वेस्ट बाय कस्टमर्स फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस मैटर विल नॉट मेंशन दैट दिस इशू इज एन एरर। अगर किसी भी बंदे ने जो होटल में हैं या जो छोड़ के जा चुके हैं, अगर ये पूछा कि यार ये क्या मजाक जो है वो चल रहा है, तो सीईओ साहब ने ये बोला कि किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये हमसे एरर हो गया है, आप बस उनको ये बोलें कि भाई ये हमारी गलती नहीं थी और ये हमारी कंपनी की एक है पॉलिसी, और ऐसी बात है उस पर डेट तो मेंशन है नहीं, पॉइंट नंबर 8 में उसने ये बात बोल दी है, तो आपके लिए हैंडल करना थोड़ा सा टैक्टफुल हो जाएगा। अब सर ये प्रॉब्लम आपके सामने है, सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ये देखना है कि ये जितने भी इंडिविजुअल डिसीजंस सीईओ साहब ने लिए हैं, क्या ये ट्रकर भाई के 5 दिए हुए मॉडल्स के हिसाब से, जो 5 सवालात ट्रकर भाई ने आपको दिए हैं, क्या ये उनके हिसाब से मैच कर रहे हैं? सर ट्रकर भाई ने क्या 5 सवाल आपके सामने प्रेजेंट किए थे? जनाब ट्रकर भाई ने आपके सामने पूछा था कि सबसे पहले आप ये देख लें, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, इज इट प्रॉफिटेबल। लेकिन याद रखिएगा, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर के अंदर बोला, एंड लेट मी से दिस अगेन, जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं किसी भी डिसीजन की, तो आपको सिर्फ अपनी कंपनी नहीं देखनी कि हमारे लिए बेनिफिट है कि नहीं, आपको बाकी स्टेक होल्डर्स को भी इवेल्युएट करना है। डिसीजन मेकिंग मॉडल जो एथिक्स के आपको दिए गए हैं, उनका पर्पस ही यही होता है, एंड दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन कि देर आर सो मैनी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। तो कंपनी को ये देखना है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ देम। फिर आपने ये देखना है कि हमारे फैसले में कोई लीगल इशू तो नहीं आ रहा, कुछ हम इलीगल तो नहीं कर रहे। बट देन अगेन, ये बात भी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बोली, हर चीज़ जो लीगल होती है उसका फेयर होना, उसका राइट होना ज़रूरी नहीं होता। जैसा कि मैंने आज से पहले वाले लेक्चर में आपको बताया, दोबारा बोल देता हूँ। एज्यूमिंग इट इज़ रेनिंग और रोड के ऊपर पानी खड़ा हुआ है और रोड के ऊपर स्पीड लिमिट जो है वो 80 की है। अब अगर इस तेज़ बारिश में खड़े हुए पानी में कोई बंदा अपनी गाड़ी 70 की स्पीड पर ड्राइव कर रहा है, तो वो लीगली तो सही काम कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हाई स्पीड, आपकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 80 थी।
लेकिन सर मसला ये है कि जब आप 70 पर ड्राइव करेंगे तो आप पानी उड़ाते हुए जाएंगे, बराबर में बेचारा बाइक वाला होगा, कैफ का स्टूडेंट बराबर में रोड पे खड़ा हुआ है, पानी के छींटे उस पर आ रहे हैं, भीग रहा है, ज़्यादती है सर। अब कोई आपको बोले आप गलत कर रहे हैं और सामने से बंदा ये बोले कि भाई मैंने कुछ इलीगल नहीं किया, तो आपको पता है यहाँ लीगैलिटी का इशू नहीं था, यहाँ पे फेयरनेस का इशू था, यहाँ पे राइट होने का इशू था कि आप किसी का जो है वो हक मार रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज़, इज़ इट फेयर, इज़ इट राइट, एंड द लास्ट वन, इज़ इट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आए मैं अब ये काम ये करने जा रहा हूँ, मैं सवाल का आंसर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ और ये आंसर मैं आपको जाहिर सी बात है बारी बारी समझाऊंगा अभी। एंड बाय यूजिंग दिस वीडियो, बाय यूजिंग दिस प्रैक्टिस सेशन, आप अपने पास जब घर पे प्रैक्टिस करने जाएंगे, और मेरा तो मशवरा है कि सवाल के अंदर भी आप ये काम करें, आप लोगों ने काम ये करना है कि आप लोगों ने ये सवाल खुद से एक दफ़ा ड्राफ्ट करना है। मेरा तो मशवरा है कि अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग पॉज करके एक दफ़ा इस आंसर को अपने पास ड्राफ्ट करें, जैसा मर्जी ड्राफ्ट करें, उसके बाद इसका ऑफिशियल आंसर और बाकी वीडियो आप प्ले करें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं। प्लस जो भी आंसर आपके सामने होगा उसको आप यूज़ करके अपने एग्जिस्टिंग आंसर में ऐड करके अपने वर्ड्स को, वोकैब को, लिखने के स्टाइल को, कि पेपर में आपने किस तरह से ड्राफ्ट करना है, इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा कि आंसर हमने कहाँ से ड्राफ्ट करना है। तो भाई आंसर आप अपने ओन वर्ड से ड्राफ्ट नहीं करते, आपके जो ओन वर्ड्स होते हैं वो आप एक्वायर करते हैं, डेवलप करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने यही काम इस सवाल के अंदर भी करना है। सर आए जनाब, इस सवाल का आंसर खोलें। इसने आपके सामने एक आंसर प्रेजेंट किया हुआ है जनाब, और आंसर में आपसे 5 बातें पूछ रहा है, 5 बातें जो हमने चेक करनी है, जो ट्रकर भाई ने हमें बोली, जिसमें से पहला फैसला था क्या सीईओ साहब का फैसला है, क्या वो प्रॉफिटेबल है। तो जनाब इसके अंदर पहला पार्ट बोल रहा है डिसीजन बी इज नॉट प्रॉफिटेबल इन द शॉर्ट रन। ऑब्वियसली बात है, जब भी हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे आज के बाद, इस लेक्चर के बाद, आपने याद रखना है कि उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों एस्पेक्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। इट्स अ गुड हैक। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरा मशवरा है कि अपने रजिस्टर में जाएं और ये बात कहीं कोने में नोट कर लें कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ डिसीजन कैन बी कंसिडर्ड इन बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म टाइम हराइजन। आगे बोल रहा है जनाब डिसीजन बी इज नॉट प्रॉफिटेबल इन द शॉर्ट रन, क्योंकि हम पैसे उनको रिफंड कर रहे हैं, बट इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द बिजनेस इन द लॉन्ग रन एज इट विल बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। वो जो लोग अभी चेकआउट कर रहे हैं, जब आप उनको जाहिर सी बात है पैसे रिफंड करना स्टार्ट करेंगे कि सर आपको नया रेट मिलेगा, तो वो जो जाहिर सी बात है बाकी थे कस्टमर 48, उनको अच्छा लगेगा। कह रहे फ्रॉम दोज हु वर रिफंडेड इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द गेस्ट एज वेल हु वर येट टू चेकआउट। कह रहे दोनों के लिए अच्छा है, हमारी कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म में अच्छा नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा है। कस्टमर लॉयल्टी जो है वो हमें गेन करने को मिलेगी। वो बोलेंगे यार देखो हमने तो 28 पे बुकिंग जो है वो करवाई थी और ये कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने हमें ईमानदारी से 10,000 रुपये रिफंड कर दिए। कस्टमर के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ वही बात जो पहले बोली, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ डिसीजन शुड बी कंसिडर्ड बोथ इन द लॉन्ग एंड शॉर्ट रन। प्लस बहुत सारे स्टेक होल्डर और भी हैं। आगे बोल रहा है डिसीजन सी इज प्रॉफिटेबल फॉर द बिजनेस। 70 लोगों को रिफंड नहीं करो, जा गए जाने दो। सिंस इट विल सेव द अमाउंट दैट अदरवाइज इज रिफंडेबल। ये वो लोग हैं भाई जिनको आपने 10,000 रिफंड करने थे, नहीं किए, 10,000 इंटू 70 कोई 7 लाख रुपए आपके बच गए फॉर 70 नाइट्स, बट इट विल नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर द गेस्ट हु लेफ्ट द प्रॉपर्टीज। ऐसी बात है जो बेचारे छोड़ गए उनके हाथ से 10,000 रुपये बाहर निकल गए। सर दूसरा सवाल ट्रकर के मॉडल का, किसी भी चीज़ को परखने के लिए, तोलने के लिए कि वो एथिकल फैसला है कि नहीं, कि क्या जो फैसला सीईओ साहब ने किया वो लीगल है या नहीं। लेट्स लीगैलिटी के व्यू पॉइंट के अंदर जरा सा डाइव इन करते हैं। कह रहे डिसीजन बी इज लीगली अ ग्रेजुएट्स एक्ट ऑफ द होटल एज इट डज नॉट फॉलो द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। सर दूसरा पार्ट आपको बोल रहा है जनाब डिसीजन सी इज लीगल एज इट फॉलोज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लीगल क्लॉज को जो है वो यूज कर रहा है। जाहिर सी बात है ये बैनर पहले तो प्लेस नहीं हुआ था और कस्टमर ने कुछ बोला भी नहीं, कस्टमर को मालूम भी नहीं था कि रिड्यूस रेट है। हमने तो जब बुकिंग करवाई तो हमारे बंदे ने 28,000 रुपये की डाटा एंट्री कर दी, कस्टमर को प्रिंट निकाल के दिया, उसने कहा हाँ भाई सही है, रूम में उसने जाके जो है वो चेक इन किया और 2 दिन बाद 1 दिन बाद बाहर निकल गया। तो इस किसी भी किस्म का लीगल प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आ रहा। आगे काम की बात, आर द डिसीजन ऑफ द सीईओ फेयर। कह रहा जनाब डिसीजन बी इज फेयर टू ऑल गेस्ट हु बुक ड्यूरिंग द 3 नाइट्स एंड आर येट टू चेकआउट। अगर वो रोड पे खड़ा, काउंटर पे खड़ा होकर फड्डा करें और बोलेंगे यार हमारे पैसे रिफंड करें क्योंकि आप रिड्यूस रेट पे दे रहे हैं और आप उसके पैसे रिफंड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उनका हक नहीं मार रहे। सही है। कह रहे डिसीजन सी इज नॉट फेयर। क्यों सर? वो बेचारे छोड़ गए हैं, अब कोई लीगल इशू तो नहीं है, लेकिन असूलन जब आप बाकियों को पैसे रिफंड कर रहे हैं तो आपको इनको भी पैसे रिफंड करने चाहिए थे।
तो फेयरनेस व्यू पॉइंट से इट इज नॉट फेयर टू द गेस्ट हु ऑलरेडी चेक्ड आउट एज द डिस्क्रिमिनेशन अप्लाइड बाय द होटल हैज नो ग्राउंड्स एक्सेप्ट दैट द गेस्ट हैव लेफ्ट द प्रॉपर्टी। कितनी अच्छी बात उसने बोली कि जनाब आप सिर्फ उनको पैसे इसलिए रिफंड नहीं कर रहे कि उन्होंने 3 दिन बाद या 3 दिन पहले ही जो है वो चेकआउट कर लिया और उन्होंने बैनर नहीं देखा और उनको आपकी मिस्टेक का पता नहीं चला, तो ये उनके साथ आपने ज्यादती कर दी है। बिफोर द एरर कुड बी डिटेक्टेड बाय देम। कह रहा डिसीजन बी इज फेयर टू द बिजनेस एज इट इज रिफंडिंग द अमाउंट कलेक्टेड इरॉनियसली। सही है भाई, इसने वो अमाउंट रिफंड कर दी है जो गलती से हमने इनसे कलेक्ट कर ली थी। आर द डिसीजन ऑफ द CEO राइट? कह रहा जनाब द गेस्ट हु हैव चेक्ड आउट हैव अ मोरल राइट। याद रखिएगा, दोबारा बता रहा हूं, मोरल राइट, इट्स नॉट अ लीगल राइट। कानून का मसला यहां पे नहीं है। मसला यह है कि असूलन अगर वो आपसे लड़ाई करने आए और आपको बोलें कि यार कोई बंदा अगर घूम फिर के दोबारा से आ जाए, वो बोले यार हमने तो चेकआउट किया था, मेरे एक जानने वाले ने 3 दिन बाद चेकआउट किया, उसको तो आपने कम रेट चार्ज किया, तो उसकी बात के अंदर, उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर एक वजन एग्जिस्ट करता है। दे हैव अ मोरल राइट टू अ रिफंड फॉर द एक्सेस प्राइस दे पेड कंपेयर टू व्हाट वाज ऑफर्ड। तो ये जाहिर सी बात है कि आपने जो उनके साथ काम किया है वो थोड़ा सा इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गया। और आखिरी फैसला इस सवाल के लिए एप्लीकेबल था नहीं, और ये बात भी आपने याद रखनी है, 5 सवाल हर केस के अंदर नहीं होते। आर द डिसीजन ऑफ द CEO सस्टेनेबल एंड द केस हैज नो एनवायरमेंटल इशू इन दिस केस। तो ये आपके पास एक छोटा सा जवाब हो गया, बड़ा ही ब्रीफ आसान किस्म का सवाल था। एथिकल डिसीजन मेकिंग के मॉडल का थ्योरी का सवाल हैंडल करना रिलेटिवली बहुत आसान है। आप 2 से 3 सवाल इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे, आपको इसकी जो है वो गेम समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच।